और अनुवाद, इस शीर्षक से श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिवादन है। आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद के अर्थ, स्वरूप और उसकी अवधारणा पर। हम जानते हैं कि वर्तमान समय वैश्विक स्तर पर अनुवाद के माध्यम से एक सेतु बनाने का, एक संवाद स्थापित करने का समय है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर विनिमय के कई आयाम, अनेक आयाम हैं। वो व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अधुनातन और अद्यतन उपलब्धियों के क्षेत्र में। तो अनुवाद ही एक सशक्त साधन है, एक माध्यम है जो सभी देशों की उपलब्धियों से हमें लाभान्वित होने का अवसर देता है, अवगत होने का अवसर देता है। अनुवाद और अनुवादक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी देश के किसी भी नागरिक के लिए यह संभव नहीं है कि वो विश्व की सभी भाषाएं सीख ले, जान ले। 5000 से अधिक भाषाएं पूरे विश्व में जिनका उल्लेख होता है, जिनकी चर्चा होती है, और लगभग 1,500 से अधिक, 1500-1600 से अधिक भाषाएं, उपबोलियां, बोलियां, उपभाषाएं भारत में गणना के दौरान पाई गई। और इन सब भाषाओं की, इन सब उपभाषाओं, बोलियों, उपबोलियों की अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक प्रदेय अवदान होता है, और हर भाषा का अपना एक व्याकरण भी होता है। हर भाषा के मूल रूप से पाठक भी होते हैं। इस तरह किसी दूसरी भाषा, वो लक्ष्य भाषा के रूप में कोई भी भाषा, देश की विदेश की हो, उस भाषा में जो विचार है, जो चिंतन है, जो साहित्य सृजन की एक सुदीर्घ परंपरा है, और तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में उसकी जो उपलब्धियां हैं, उन सब से विश्व के सभी लोग उपकृत हों, लाभान्वित हों, यह उद्देश्य अनुवाद और अनुवादक का रहता है। अनुवाद को इसी दृष्टि से सर्वहित, लोकहित आदि के अनुशासन के रूप में हम देख भी पाते हैं। यह अलग बात है कि अनुवाद का जो प्रारंभ है, जब अनुवाद शुरू हुआ देश विदेश में, तो अनुवाद को बहुत सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा गया। अनुवादक को भी अनेक ऐसी उक्तियों से, अनेक ऐसे कथनों से परिचित कराया गया जो विश्वसनीय नहीं है, जो छल करने वाला है, धोखा करने वाला है। अनुवादक को प्रवंचक कहा गया, अनुवाद को पाप कहा गया। लेकिन वो समय, उसके कारण वो सब व्यतीत हो गए। अब अनुवाद को हम एक साहित्येतर महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में देखते हैं। तकनीकी दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से जब हम अनुवाद पर विचार करते हैं तो उसके कई आयाम हमारे सामने उद्घाटित होते हैं। वह एक कला के रूप में, वह एक विज्ञान के रूप में, वह एक तकनीक और शास्त्र के रूप में भी हमारे सामने आता है। अब अनुवाद करने की सिद्धहस्तता यदि नहीं है, पात्रता यदि नहीं है,
तो स्वाभाविक है अनुवाद और अनुवादक दोनों अपयश के भागी हो जाते हैं। किंतु सच यह है कि अनुवाद एक बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विधा है और मनुष्य के साथ तो अनुवाद करने की कला और क्षमता ये सामान्यतः ईश्वर प्रदत्त होती है, जन्मजात होती है, क्योंकि उसके सोचने की, विचारने की और मूल मंतव्य को, मूल अभिप्रेय अर्थ को संप्रेषित करने की ये जो प्रक्रिया है, इसमें अनुवाद की प्रक्रिया भी दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्ति सोचता या बुनता अपनी भाषा में है और अभिव्यक्त सामने वाले श्रोता या ग्राहक की भाषा में करता है। तो इस बीच में यह आवश्यक नहीं होता कि दोनों समभाषी हों, एक ही भाषा के ज्ञाता हों। हम भिन्न भिन्न भाषी प्रयोक्ताओं और समुदाय के लोगों से संवाद करते हैं, संवाद करने में हमें बड़ी मदद मिलती है, तो उसमें अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और आज के युग की यदि बात करें तो कह सकते हैं कि आज के युग को सूचना प्रौद्योगिकी का युग, संचार क्रांति का युग ऐसा कहा जाता है। और भारतीय मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम की भावना का मूल मंत्र है। हम पूरी वसुधा को, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह समझते देखते हैं। हमारी दृष्टि व्यापार की या धन को, पैसे को केंद्र में रखकर रिश्ते बनाने की नहीं रही। हम तो भावना के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर एक परिवार के सदस्य जैसे परस्पर संबद्ध होते हैं, जुड़ते हैं, ऐसे ही हम पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह देखते और देखना चाहते हैं। अब इस वसुधैव कुटुंबकम की पुनीत भावना को अगर साकार किया जा सकता है तो निश्चित रूप से उसमें सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अनुवाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक समय वह भी था जब हम एक नगर से दूसरे नगर में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में हफ्तों में, महीनों में, वर्षों में पहुंचते थे। यानी हमारे पास आवागमन के साधन नहीं थे, हमारे पास आने जाने के लिए निश्चित पद्धति से बनी हुई सड़कें नहीं थीं और उन साधनों के, वाहनों के अभाव में हम उस काम को जो बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत लंबे समय के बाद हासिल करते थे, उपलब्ध करते थे। दूसरे देशों में जाकर हम अपने मंतव्य को, अपनी भावना को, अपने विचार को समझाने में या किसी दूसरे देश और वहाँ के नागरिकों की बात को, मंतव्य को समझने में बहुत कठिनाई का भी अनुभव करते थे। अभी भी हम देख सकते हैं कि यदि हमें किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे राज्य की यात्रा करनी होती है तो हमें भिन्न भिन्न भाषी होने के कारण, संप्रेषणीयता के अभाव के कारण अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम किसी भी प्रदेश, देश या विदेश की वहाँ की स्थिति को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के परिवेश को जब नहीं जानते, उससे जब अपरिचित सा महसूस करते हैं तो एक उपेक्षा का, एक परायेपन का भाव हमारे मन में आता है। जो सुख, जो आनंद हमें अपने घर में, अपने राज्य में, अपने परिकर में, अपने परिवार में, अपने देश में प्राप्त होता है, वह दूसरे देश में जाकर
सुख सुविधाएं भले ही महत्वपूर्ण लगें, लेकिन एक संवेदनात्मक धरातल पर आत्मीयता का अभाव वह तो प्रतीत होता है। एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग, एक गृह आतुरता का भाव, ये हमारे मनोमस्तिष्क में रहता है। इसीलिए लोग जब मनुष्य जब प्रदेश गमन करते हैं तो पहले अनेक बार सोचते भी हैं कि विदेश में या प्रदेश में जाना है तो पूरी तरह से निश्चिंत होकर कार्य व्यापार के लिए उन्हें आगे बढ़ना है। तो मन में कई प्रश्न, मन में कई चुनौतियां ये आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ की भाषा से, भाषाई संवाद से अवगत नहीं होते। लेकिन आज का समय बदल गया है। इस नए सूचना संचार क्रांति के युग ने, अनुवाद के महत्व ने परिस्थितियों को बदल दिया है। मनुष्य के लिए बहुत सी अकल्पनीय स्थितियां वो भी अब संभव बन गई हैं। अब हम विकसित हो रहे हैं, विकासशील से विकसित होने की क्रिया की ओर अग्रसर हैं। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, बहुउद्देशीय व्यापार तंत्र अब पूरी दुनिया के देशों में अपने पैर पसार रहे हैं। ये जो उदारीकरण है, यह जो व्यापार का लेन देन है, यह जो बाजारवादी संस्कृति का विस्तार है, यह निश्चित रूप से हमें भाषाओं के अवरोधों को दूर करने की प्रेरणा देता है। यह हमें एक बहुआयामी, बहुदिशागामी सेतु निर्माण की प्रेरणा देता है। इसलिए आज हजारों लाखों भारतीय लोग विश्व के कोने कोने में रच बस गए हैं। यानी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जब भारत के लोग अपनी प्रतिभा के कारण वहाँ जाकर प्रतिष्ठित हो गए, सम्मानित हो गए, उच्च से उच्च पदों पर आसीन हो गए। उन्होंने वहाँ की जो व्यवस्था और सत्ता है उसमें भी अपनी भूमिका निभाई है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों के क्षेत्र में उन्होंने अपनी मनीषा का, अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया। इसलिए इसको प्रतिभा पलायन कहने से कहीं बेहतर प्रतिभा प्रतिष्ठा यह होगा कि मनुष्य जो भी कुछ अर्जित करता है, जो भी कुछ सीखता है, वह अपने लिए और अपनों के लिए नहीं, वह सबके लिए उस उपकार की भावना से अर्जित करता है कि सृष्टि में जहाँ कहीं भी कोई भी वर्ग, समुदाय, व्यक्ति, जाति, धर्म कोई हो, उसकी उपलब्धि से, उसके अनुसंधान से, उसके ज्ञान से सबका कल्याण हो, सब उपकृत हों। और यह काम भी अनुवाद ही करता है। विविध संस्कृतियों, रीति रिवाजों, भाषाओं आदि का निरंतर आदान प्रदान अब हो रहा है। अब तो अपने देश में बैठकर, अपने राज्य में, अपने शहर में बैठकर हम दुनिया के अनेक देशों की भाषा को सीख सकते हैं। उसमें मशीन भी सहायक हो गई है। कंप्यूटर, इंटरनेट या और उपकरण यह तो सहायक हो ही गए हैं, लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण के अवसर, बहुत से साधन यह भी उपलब्ध हो गए। हमारी वैचारिक भावभूमि अब विश्व के कोने कोने में प्रसारित हो रही है, प्रचारित हो रही है, फैल रही है। इन सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में, यानी जो लक्ष्य निर्धारित हैं, उन निर्धारित लक्ष्यों को सिद्ध करने में अनुवाद की उपादेयता,
असंदिग्ध हो गई है, समझ में आ रही है। इसलिए अनुवाद को हम एक उपयोगी उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में देख सकते हैं। और कहा भी जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी की जो रीढ़ है, उसकी जो बैकबोन है, वह अनुवाद है। विश्व के ज्ञान को, विज्ञान को, अद्यतन अधुनातन जानकारियों और खबरों को, सूचनाओं को हम यदि घर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर या यात्रा करते हुए अगर हासिल करते हैं, करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, ये जो उपकरण हैं, मुद्रित या विद्युतीय माध्यम हैं, तमाम तरह के नया मीडिया है, ये सब सहायक होते हैं। लेकिन इन सब तक वो सारी जानकारियां पहुंचाने का काम, उनके लिए सहज उपलब्ध कराने का कार्य यह अनुवाद करता है। इसलिए अनुवाद को हम एक उपयोगी शस्त्र के रूप में, उपकरण के रूप में, साधन के रूप में आज देखते हैं। और अनुवाद की जो रीढ़ है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी की रीढ़ अनुवाद है, तो अनुवाद की जो रीढ़ है, अद्यतन अधुनातन विषयों को स्थानांतरित करने, अंतरित करने, अनूदित करने का जो सिलसिला है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अवधारणात्मक शब्दावली की भी है। हम नए नए शब्दों को निर्मित कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। पाश्चात्य तमाम तरह की अवधारणात्मक शब्दावली के समतुल्य हिंदी में उसी वजन के, उसी मूल्य के शब्दों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये तीनों, ये जो त्रिवेणी है, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद और शब्दावली, इनका जो अन्योन्याश्रित रिश्ता है, संबंध है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया, पूरे विश्व में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नित्य प्रति कुछ ना कुछ खोजा जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है, समृद्धि हो रही है। यही मनुष्य के सतत ज्ञान का द्योतक भी है। और अद्यतन जानकारियाँ, अधुनातन जानकारियाँ, ये अगर हमें प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं किसी दूसरी भाषा से, किसी दूसरे देश या राज्य से, किसी दूसरे प्रदेश से, तो उसका वास्तव में श्रेय अनुवाद और अनुवादक को ही जाता है। अनुवाद के माध्यम से ही हम विश्व ज्ञान को, विश्व की भाषाओं में उपलब्ध सामग्री को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, उपकृत हो पाते हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण अनुशासन और विधा के विषय में जब हम बात करते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि अवधारणा के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर अनुवाद है क्या? किसको अनुवाद कहें? क्या मौलिक साहित्य में, मौलिक लेखन में और अनुवाद में कोई अंतर है? क्या अनुवाद केवल अनुकरण है या मौलिकता अनुवाद के साथ भी संबद्ध है? क्या अनुवाद को आधुनिक विकास की दृष्टि से, आधुनिकता की दृष्टि से और अद्यतन अधुनातन ज्ञानार्जन की दृष्टि से हम आत्मसात कर सकते हैं, करना चाहिए? ये तमाम प्रश्न इसके साथ जुड़ जाते हैं। जब हम अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति पर बात करते हैं कि ये अनुवाद शब्द बना कैसे, तो हमारा ध्यान वैयाकरणिक दृष्टि से जाता है कि इस शब्द का निर्माण अनु जमा वाद से हुआ है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वद धातु का अर्थ है
बोलना या कहना। और वद धातु में घ प्रत्यय जुड़ने से यह भाववाचक संज्ञा बन जाता है, जिसके जुड़ने से वाद शब्द बनता है। तो इसका अर्थ हो जाता है कहने की क्रिया या कही हुई बात, जिसको वद के रूप में हम देखते हैं। तो वाद से पूर्व अनुवाद में जो शब्द जुड़ रहा है वह अनु है। इसलिए उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होने वाले इस अनु शब्द से वाद जुड़ता है, तो अनु जमा वाद अनुवाद शब्द बन जाता है। सामान्यतः अनु उपसर्ग का अर्थ पीछे है, बाद में है। जैसे हम अनुवाद की तरह अनुसरण कहते हैं, अनुकरण कहते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्दों में हम देख सकते हैं। इसलिए इसका व्युत्पत्ति परक या व्युत्पत्ति मूलक अर्थ यह होता है कि किसी भी कही हुई बात को, पहले कहे गए कथन को यदि बाद में फिर से कहा जाए, दोहराया जाए, अर्थात पुनर्कथन के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाए, तो वह अनुवाद होता है। संस्कृत का यह अनुवाद शब्द हिंदी में आकर भाषा अनुवाद, भाषांतरण यह कहलाने लगा। भाषा अनुवाद अर्थात किसी एक भाषा में कही गई बात को, मंतव्य को, भाव या विचार को जब हम एक दूसरी प्रचलित, लोकप्रिय या बोधगम्य भाषा में फिर से प्रस्तुत करते हैं, उसी भाव को अक्षुण्ण रखते हुए यथासंभव मूल की भावना और मूल की आत्मा को, यानी स्रोत भाषा की आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए जब हम लक्ष्य भाषा में अंतरित करते हैं, तो वह अनुवाद कहलाता है। इस तरह एक पारिभाषिक शब्द के रूप में, क्योंकि शब्द में और पारिभाषिक शब्द में और शब्दावली में यही अंतर है कि शब्दों के अर्थ होते हैं, अनेकार्थ भी होते हैं, और वो हमें शब्दकोश आदि में सहज रूप से उपलब्ध भी हो जाते हैं। एक ही शब्द के कई कई अर्थ वहाँ मिल जाते हैं। लेकिन जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो अवधारणात्मक होते हैं, वो यथा नाम तथा गुण परिभाषा से ही उन्हें समझा और बोधगम्य किया जा सकता है। पारिभाषिक शब्दों के कोई उसी तरह के एक शब्द में अर्थ नहीं होते, इसलिए किसी एक भाषा की किसी एक उक्ति या कथन विशेष को, उसके अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए, यानी उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ जुड़ना नहीं चाहिए, यथावत यथा रूप यथा भाव हम उसे लक्ष्य भाषा में जब प्रकट करना चाहते हैं, करते हैं, तो मूल भाषा के शब्दों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के शब्दों का चयन करके हम उसमें उसे अंतरित करने का प्रयत्न करते हैं। ये हम जानते हैं कि शब्द को शास्त्र में शरीर कहा गया और अर्थ को उस शरीर के भीतर प्रतिष्ठित आत्मा, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। शब्द के बिना अर्थ का, यानी शरीर के बिना आत्मा का कोई अर्थ नहीं है, और आत्मा के बिना शरीर की भी कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए हम शब्द और अर्थ के अंतः संबंध को जब इस रूप में देखते हैं, तो दोनों की भूमिका, दोनों की महत्ता
वह निश्चित रूप से असंदिग्ध हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि अनुवाद एक महत्वपूर्ण विधा और अनुशासन के रूप में आज की दुनिया में, आज के विश्व में अपनी जगह बना चुका है। अनुवाद पर निर्भरता निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक देश दूसरे देशों की भाषाओं में जो भी उपलब्ध ज्ञान है, अनुसंधान की गई उपलब्धियां हैं, उन सब से लाभान्वित होना चाहता है, उपकृत होना चाहता है, अपने देश के नागरिकों को उससे समृद्ध और संपन्न बनाना चाहता है। इसीलिए अगर सही विधिवत अनुवाद करना संभव हो तो अनुवाद एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा है जो विश्व कल्याण के लिए आज बहुत उपयोगी बनती जा रही है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।